Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, MLV Government College Bhilwara. Today we are studying about contracts of agency. आज हम एजेंसी के अनुबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हानि रक्षा अनुबंध, निक्षेप अनुबंध तथा प्रत्याभूति अनुबंधों की तरह एजेंसी का अनुबंध भी विशेष व्यापारिक अनुबंधों के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक उपक्रमों के विस्तार को देखते हुए यह असंभव ही है कि एक व्यक्ति अपने सारे कार्य स्वयं ही निष्पादित कर ले। अतः कानून यह सुविधा प्रदान करता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपना एजेंट या प्रतिनिधि बनाकर भी कार्य संपादित करा सके। अंग्रेजी राजनियम या इंग्लिश लॉ के अनुसार एजेंसी के अनुबंध में एक व्यक्ति को दूसरे द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है कि वहां का नियोक्ता किसी तीसरे पक्षकार से वैधानिक संबंध स्थापित कर सके। यहाँ पर वैधानिक संबंध स्थापित कर सके पढ़ा जाए क्योंकि मिस्टेक से यहाँ वैज्ञानिक टाइप हो गया है, तो इसे वैधानिक संबंध पढ़ा जाए। तो इस प्रकार इंग्लिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है A contract of agency is the employment of one person by another in order to bring the latter into legal relationship with a third person. इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के निर्णय में दी गई एक परिभाषा है। विधि में एजेंसी का अभिप्राय एक व्यक्ति के उस अधिकार या क्षमता से है जिसे प्रधान एवं तीसरे पक्षकार के मध्य वैधानिक संबंध उत्पन्न किए जा सके। साधारण शब्दों में एक व्यक्ति द्वारा किसी अनुबंध के अधीन जब उसकी ओर से किसी तीसरे पक्ष से व्यवहार करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो ऐसा अनुबंध एजेंसी या अभिकरण का अनुबंध कहलाता है। इस प्रकार नियुक्त करने वाला नियोक्ता या प्रधान कहलाता है व नियुक्त किया जाने वाला एजेंट या अभिकर्ता कहलाता है। एजेंसी के लिए कुछ आवश्यक लक्षण एजेंसी अनुबंध के लिए अनिवार्य हैं। वो आवश्यक लक्षण है कि एजेंसी फर्स्ट लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है एग्रीमेंट। एजेंसी का उदय प्रधान व एजेंट के बीच ठहराव से होता है। ठहराव स्पष्ट अथवा गर्भित भी हो सकता है। दूसरा है प्रतिनिधित्व का अधिकार, ऑथोरिटी टू रिप्रेजेंट। पक्षकारों का संबंध एजेंसी तब ही कहा जाएगा जबकि प्रधान एजेंट को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकार प्रदान करे। नेक्स्ट जो तत्व या लक्षण है वो है प्रधान की ओर से कार्य करना, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जब एजेंट प्रधान की ओर से कार्य करता या करने का इरादा रखता है तब ही उनके मध्य एजेंसी कही जा सकती है। एजेंसी का अनुबंध प्रधान एवं एजेंट के पारस्परिक विश्वास एवं सद्भावना पर आधारित होता है। दैट मीन्स फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पर आधारित होता है। अब बात आती है कोई भी व्यक्ति क्या एजेंट बन सकता है। एनी पर्सन कैन बी एजेंट। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि अनुबंध करने में अक्षम जैसे अवयस्क एवं अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति भी एजेंट बन सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रधान या नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, जबकि प्रधान उसके कार्यों के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या एजेंसी के अनुबंध में प्रतिफल आवश्यक है? तो एजेंट कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। एजेंसी स्थापित करने के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। एजेंट अवैतनिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता, प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है, अर्थात वह अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रधान या नियोक्ता किसे कहते हैं, प्रिंसिपल किसे कहते हैं।
किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने या उसे अपने लिए काम करने के लिए नियुक्त करने वाला व्यक्ति ही प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट है एजेंट। एक एजेंट वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे की ओर से कार्य करने के लिए अथवा अन्य अधिकारों के साथ व्यवहारों में किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब एजेंसी की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो फर्स्ट है स्पष्ट या व्यक्त ठहराव द्वारा। यहाँ पर फिर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर व्यक्ति लिख दिया है जबकि व्यक्ति की जगह व्यक्त होना चाहिए, इसे करेक्शन कर लीजिए प्लीज। तो व्यक्त ठहराव द्वारा, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। नेक्स्ट है गर्भित ठहराव द्वारा। जब किसी व्यक्त ठहराव द्वारा एजेंसी के संबंधों की स्थापना न होकर पक्षकारों के आचरण, व्यवहार या पारस्परिक संबंधों के कारण होती है, जिसमें एक व्यक्ति तीसरे पक्ष को यह आभास दिला दे कि वह किसी पक्षकार का एजेंट है, तो इसे गर्भित ठहराव द्वारा उत्पन्न एजेंसी माना जाएगा। नेक्स्ट है गत्यावरोध द्वारा या बाय एस्टोपल। जब कोई व्यक्ति अपने आचरण, हाव भाव या कथन से किसी दूसरे को यह विश्वास दिला दे कि कोई अमुक व्यक्ति उसका एजेंट है, जबकि वस्तुतः ऐसा न हो और वह दूसरा व्यक्ति भी उसकी बात को सत्य मानकर एजेंट बताए गए व्यक्ति से कोई व्यवहार कर लेता है, तब जिस व्यक्ति ने ऐसा प्रदर्शन किया या विश्वास दिलाया था, वह एजेंट के रूप में बताए गए व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहारों के लिए उसके प्रधान की तरह उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है पुष्टिकरण द्वारा या बाय रेटिफिकेशन। जब एक व्यक्ति बिना उसके नियोक्ता की जानकारी और बिना अधिकार के उसके लिए कोई कार्य करता है और बाद में नियोक्ता उस कार्य की पुष्टि कर देता है, तो ऐसे अधिकारों से वाहक के कार्य के लिए भी नियोक्ता दायी होगा। इस कार्य के लिए पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी का होना माना जाएगा। मान लीजिए ए बी से बिना अधिकार प्राप्त किए बी की कार सी को उधार दे देता है, तो सी द्वारा दिए कार के किराए को यदि बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो यह ए द्वारा कार किराए पर दिए गए का गर्भित पुष्टिकरण होगा। लास्ट है आवश्यकता द्वारा एजेंसी बाय नेसेसिटी। यदि कभी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाए कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे को हानि से बचाने के लिए उसकी ओर से कोई कार्य करना पड़ जाए, तब इसे आवश्यकता द्वारा एजेंसी कहते हैं। ऐसी एजेंसी किसी संकटकालीन या आकस्मिक घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि एजेंसी की समाप्ति की कौन कौन सी विधियां होती है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी की समाप्ति की हम दो विधियों को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसमें से सबसे पहला है पक्षकारों के कार्यों द्वारा, बाय परफॉर्मेंस ऑफ पार्टीज, और दूसरी विधि है विधि के प्रवर्तन द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पक्षकारों के कार्यों द्वारा एजेंसी जो है वो तीन तरह से समाप्त की जा सकती है। पहला है ठहराव द्वारा, बाय एग्रीमेंट। अन्य अनुबंधों की भांति ही एजेंसी के अनुबंध को पक्षकार अर्थात प्रधान एवं एजेंट किसी भी समय आपसी ठहराव के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। सेकंड है प्रधान द्वारा खंडन, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। अधिनियम की धारा 203 के अनुसार एजेंट द्वारा अपने एजेंसी के अधिकारों को प्रयोग करने के पूर्व कभी भी प्रधान सूचना देकर एजेंसी को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है एजेंट के खंडन पर, रिवोकेशन बाय एजेंट। एजेंट भी प्रधान को सूचना देकर एजेंसी समाप्त कर सकता है, लेकिन खंडन की सूचना यथोचित सूचना होनी चाहिए, अन्यथा वह नियोक्ता के प्रति क्षति के लिए दायी होगा। यदि एजेंसी किसी निश्चित अवधि के लिए है और एजेंट उससे पूर्व ही बिना पर्याप्त कारण के एजेंसी का खंडन करता है, तो एजेंट को प्रधान की क्षतिपूर्ति करनी होगी।
नेक्स्ट है विधि के प्रवर्तन द्वारा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसमें सबसे पहला है कार्य पूरा होने पर, कॉम्प्लीशन ऑफ बिजनेस। यदि एजेंसी की स्थापना किसी कार्य विशेष के लिए की गई थी तो उस कार्य के पूरा हो जाने पर एजेंसी भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है प्रधान या एजेंट की मृत्यु होने पर, ऑन द डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। प्रधान या एजेंट में से किसी की मृत्यु हो जाने पर एजेंसी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है प्रधान या एजेंट के पागल हो जाने पर, ऑन बिकमिंग मैड। नियोक्ता या एजेंट में से किसी के भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाने पर भी एजेंसी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में है प्रधान के दिवालिया होने पर। प्रधान या नियोक्ता के दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत दिवालिया घोषित हो जाने पर एजेंसी समाप्त हो जाएगी। कंपनी के समापन पर, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यदि प्रधान कोई समामेलित कंपनी है तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी निस्तारण में चली जाती है, तो समापन की कार्यवाही पूरी होने पर एजेंसी भी समाप्त हो जाएगी। अवधि समाप्त होने पर, एक्सपायरी ऑफ टाइम, यहाँ पर मैंने अवधि समाप्त होने पर पहले लिख दिया है, तो एक्सपायरी ऑफ टाइम, यदि एजेंसी की स्थापना निश्चित समय अवधि के लिए ही की गई थी तो वह अवधि पूरी होने पर एजेंसी भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एजेंसी की विषय वस्तु समाप्त होने पर या नष्ट होने पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी। जिस वस्तु या माल में व्यवहार करने के लिए एजेंसी की स्थापना की गई है उसके समाप्त या नष्ट हो जाने पर भी एजेंसी समाप्त हो जाएगी। और लास्ट जो एजेंसी की समाप्ति की विधि है वो है निष्पादन असंभव हो जाने पर, व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। यदि अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाने से एजेंसी के अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जा सकता हो तो एजेंसी समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए कानून में परिवर्तन होने, प्रधान व एजेंट के राष्ट्रों में युद्ध छिड़ जाने आदि के कारण असंभवता होने पर भी एजेंसी समाप्त हो जाएगी। तो ये तो थी एजेंसी की समाप्ति की विधियां। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एजेंसी की समाप्ति की विधियों के बारे में और एजेंसी की स्थापना के बारे में। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।